जय हिंद दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे किसी होलोस्फेयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो हम सीखेंगे कि कोई भी एक होलोस्फेयर है या सॉलिड स्फीयर है, उसके आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर पॉइंट पी है, हमारे जो स्फीयर है उसके सरफेस पर मौजूद हो, तब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। अब जब हमारा पॉइंट पी है वो स्फीयर के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका डेरिवेशन है वो सीखेंगे। फिर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसी होलोस्फेयर के लिए अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक होलोस्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और उस होलोस्फीयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इस होलोस्फीयर से किसी डिस्टेंस आर के ऊपर इसका जो सेंटर है होलोस्फीयर का, उसे किसी डिस्टेंस आर के ऊपर कोई एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड केस में हम देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट पी है वो इस स्फीयर के सरफेस पर हो, और उसके बाद में हम कंडीशन देखेंगे जब हमारा पॉइंट पी है वो स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हो। ठीक है। तो तीनों केस देखेंगे। सबसे पहला हम केस स्टडी करते हैं जिसमें हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के आउटसाइड हो। उस कंडीशन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। बताइए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हो कोई भी एक होलोस्फीयर है वो किससे मिलकर बना होता है। कोई भी एक होलोस्फीयर है वो रिंगों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। यानी कि किसी भी एक रिंग के ऊपर आप दूसरी रिंग रख दीजिए, फिर उसके ऊपर एक तीसरी रिंग रख दीजिए। अगर उन रिंग की अगर रेडियस है वो कम होती जाती है तो हमारे पास में एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास में एक स्फीयर है वो बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों इस स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम एक रिंग मान लेते हैं और उस रिंग के कारण पॉइंट पी के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में इस पूरे स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर सीखा है कि किसी रिंग के कारण किसी बिंदु पी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो जरा बताइए। मान लेते हैं हमारा इस रिंग का जो मास है वो है डी। तो इस ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा डी ई इक्वल्स टू जी डी एम। और साथ में क्या आएगा अपना, यहाँ मान लेते हैं कि इसके सेंटर से पी बिंदु की दूरी है वो ए है। तो ए आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ठीक है ना। परंतु अभी अपने पास में एक प्रॉब्लम है कि हमने जो रिंग मानी है उस रिंग के सेंटर से पॉइंट पी की जो दूरी है ए, उस ए दूरी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके अलावा हमने जो रिंग मानी है उसकी जो रेडियस एक्स है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो हमें ये दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो किस तरह से फाइंड करोगे। तो देखिए, एक्स और ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो अपना स्फीयर है स्फीयर के सेंटर से यहाँ पर मान लेते हैं किसी एंगल थीटा के ऊपर, ये थीटा के ऊपर हमने जो रिंग है रिंग का ये वाला किनारा माना। ठीक है। और रिंग का जो दूसरा जो किनारा है वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, ये मान लेते हैं अपना डी थीटा। तो जरा ये बताइए दोस्तों, अगर ये वाला जो एंगल है वो अपने पास में अगर डी थीटा एंगल है तो यहाँ जो आर्क है इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल वो किसके बराबर होता है, कोण इक्वल्स टू चाप यानी कि आर्क बाई रेडियस। रेडियस है यहाँ पर आर, तो यहाँ पर जो आर्क है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप होगे आर डी थीटा के बराबर। आ गया ना। तो यहाँ पर ये जो आर्क आ रहा है उसकी लेंथ हमें पता चल चुकी है, वो किसके बराबर है, आर डी थीटा के बराबर है। तो यहाँ इसकी वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, ये वाली वैल्यू है अपनी आर डी थीटा। अभी दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने यहाँ पे जो सरफेस मानी है वो तो है बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट है ना, जबकि हमारा जो स्फीयर दिख रहा है उसमें ये वाली जो सरफेस है वो हमें दिख रही है थोड़ी सी तिरछी दिख रही है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जो अपना रिंग है, रिंग का आगे वाला पोर्शन और जो पीछे वाला पोर्शन है, उनको हम जब मिला रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है, जबकि हमने जो माना है वो कैसा माना है, बिल्कुल सीधा माना है। माना है ना। तो ऐसा क्यों है, हम इस तिरछे सरफेस को भी सीधा क्यों मानकर इस यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में धरती है यानी कि अर्थ है। इस अर्थ को हम स्पेस से देखें तो अर्थ की सरफेस है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल गोलाकार, यहाँ पर बिल्कुल गोलाकार दिखाई दे रही है ना। परंतु जब हम यहाँ सड़क के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो सड़क है वो कैसी दिखाई देगी, आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जब किसी चीज़ को हम दूर से देखते हैं, बड़े रूप में देखते हैं, तो वो हमें उसके वास्तविक रूप में दिखाई देती है। परंतु जब हम उसके नज़दीक में उसको बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में काट कर देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, जैसे यहाँ आप स्ट्रीट व्यू देख रहे हो।
देख रहे हो ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम रिंग है वो इतनी पतली कर दें, यहाँ पर जो ये वाली जो लेंथ है, यानी कि ये जो अपने पास जो लेंथ आ रही है, इसको हम इतना पतला-पतला एक रिंगों के अंदर काट कर अगर देख रहे हैं कि उसकी वजह से हमें ये रिंग की जो विड्थ है, वो कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी, ना कि तिरछी दिखाई देगी। समझ रहे हो ना? ये एक्चुअल में तिरछी नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट ही है, क्योंकि हमने यहाँ जो रिंग मानी है, वो इतनी पतली है। यहाँ पर इतनी पतली रिंग हमने मानी है कि ये बिल्कुल ही इसके जो आगे वाला रिंग का पोर्शन है और पीछे वाला जो रिंग का पोर्शन है, वो दोनों एक दूसरे के समानांतर ही हैं। ओके? कोई डाउट नहीं है इसमें? तो दोस्तों इस रिंग की रेडियस x है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो ज़रा देखिए इस डायग्राम में, हमारे पास में ये वाली जो लेंथ है वो हमारे पास में है r, एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रायंगल बन रहा है ना? इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये वाली लेंथ है वो x है, ये वाली लेंथ है वो r है। तो ज़रा मुझे बताइए साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे x अपॉन r के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? आप कहेंगे r साइन थीटा के बराबर। तो ये अपने पास में रिंग की जो रेडियस है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या वैल्यू आई? x इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास में जो रिंग है, रिंग की विड्थ है उसके बारे में जानकारी है, उसकी रेडियस के बारे में जानकारी है, परंतु जो a है, a की वैल्यू है वो हमें पता नहीं है। तो इस a की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू के लिए फिर से देखिए अपना ज्योमेट्री की, a है क्या? जरा बताओ। a अपनी यहाँ पर हमने जो रिंग मानी है, रिंग के सेंटर से बिंदु p की जो दूरी है वही तो है, यहाँ से ये वाली जो दूरी है। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अपना जो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से बिंदु P की जो दूरी है वो किसके बराबर है? ये वाली जो दूरी है वो दे रखी है r के बराबर। अगर दोस्तों किसी तरह से हमारे पास में जो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से रिंग का जो सेंटर है, उन दोनों के मध्य की दूरी है, ये दूरी पता चल जाए, तो हम बड़े ही आसानी से a की वैल्यू बता सकते हैं। तो इस b की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो किस तरह से फाइंड करेंगे? हमारे पास में एंगल है थीटा, ये वाली जो रेडियस है वो है r के बराबर, ये वाली जो लेंथ है वो है b के बराबर। तो जरा बताइए कोस थीटा किसके बराबर होगा? आप कहेंगे b बाई r के बराबर होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? r कोस थीटा के बराबर आ गई ना? तो अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a किसके बराबर होगा? आप कहेंगे अगर मैं इस टोटल लेंथ r में से अगर b को अगर निकाल दूं, तो मेरे पास में a की वैल्यू है वो आ जाएगी ना? इस b को निकालने के बाद, इस b को यहाँ निकालने के बाद ये बचेगी ये a की वैल्यू तो ये। तो जरा b की वैल्यू रखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये अपने पास में आ जाएगी r माइनस, ये अपना आ गया r कोस थीटा, ये आ गई अपने पास a की वैल्यू। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास में a और x दोनों की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू हमारी है स्मॉल r माइनस r कोस थीटा के बराबर, जबकि x की वैल्यू है हमारे पास में r साइन थीटा के बराबर। ठीक है, परंतु अभी भी dm की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, तो dm की वैल्यू भी और फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर से हम ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो ये हमारे पास में स्फेयर है जिसका मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल M, और इस स्फेयर की जो रेडियस है वो हमें दी गई है कैपिटल R। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो रिंग है उसका मास कितना है? dm, जो कि हमें फाइंड करना है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास में क्या है? r साइन थीटा के बराबर। ठीक है ना? तो जरा मुझे बताइए इस स्फेयर का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होगा? तो सरफेस एरिया अपने पास में आता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इस रिंग का एरिया है उसको मैं डी ए से डिनोट करता हूँ, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इस रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो ये रिंग है, रिंग को यहाँ से बीच में से कट कर लेते हैं। कट करके जब हम इसको फैलाते हैं इस तरह से, एक लंबाई में इसको इस तरह से फैलाएंगे, तो जरा मुझे बताइए ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे ये वाली जो लेंथ है वो बराबर होगी आर डी थीटा के बराबर, और ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? तो ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर आएगी? इस रिंग का जो सर्कमफ्रेंस है उसी के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगी, और आर इसी रेडियस क्या है? आप कहोगे आर साइन थीटा, तो ये बराबर आएगी 2 पाई आर साइन थीटा के बराबर आएगी ना? तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा? तो हम कहेंगे इसका एरिया अगर इसकी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में इसका एरिया आ जाएगा ना? तो इसका जो एरिया है वो अपने पास में आ जाएगा 2 पाई आर। अब ये देखिए स्मॉल नहीं कैपिटल आर है, तो ये ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। 2 पाई आर साइन थीटा, और साथ में आएगा अपने पास में आर डी थीटा। तो इसको थोड़ा-सा और सोल्व करेंगे तो आप कहोगे 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा एंड डी थीटा के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ज़रा मुझे बताइए कि ए एरिया है जो स्फीयर का, उसपे ऊपर मास कितना है? आप कहोगे m। तो इसका जो यूनिट एरिया है उस पर मास कितना होगा? आप कहोगे m बाई a। तो इसका जो डी ए एरिया है उस पर मास किसके बराबर होगा? आप कहोगे m बाई a। डी ए ये किसके बराबर आ गया? अपना dm के बराबर आ गया। तो जरा dm की वैल्यू है
फाइंड करने के लिए हम डी ए और ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एम अपॉन 4 पाई r² और डी ए की वैल्यू रखी अपनों ने 2 पाई r² साइन थीटा एंड डी थीटा। जो करता है उसको हमने यहाँ काटा, तो यहाँ पर अपने पास में रहा 2, तो m/2 साथ में क्या आया, साइन थीटा एंड डी थीटा। तो ये अपने पास में आ गई डी एम की वैल्यू, तो इसको भी हम ऊपर रख देते हैं। डी एम की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, कैपिटल m/2 साइन थीटा एंड डी थीटा। तो अपने पास में इस रिंग का जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो जो क्वांटिटियाँ चाहिए थी वो सारी क्वांटिटियाँ अपने पास में आ चुकी हैं। ऊपर से एक्स ए और डी एम की वैल्यू यहाँ डी में रखने पर अपने पास में फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा अपने पास जी m/2 साइन थीटा डी थीटा। ए की वैल्यू के रखेंगे यहाँ पर r - r कोस थीटा अपॉन, फिर अपना आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ r - r कोस थीटा की स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा और अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको फिर से आगे सोल्व किया तो अपने पास ये टर्म आ गई। अब एक चीज़ आपने देखी यहाँ पर कि ये वाला जो r² साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ जो r² कोस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए जरा, r² कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं इसको सारे को हटाकर यहाँ डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, यहाँ r² ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो इस सारी टर्म को हटा के यहाँ से मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट r²। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो जरा कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट के अंदर, तो टर्म देखने में काफ़ी हमें कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो इसे आसान बनाने के लिए जो नीचे वाली टर्म है उसको हम मान लेते हैं t²। तो अपने पास में r² प्लस r² माइनस 2r कोस थीटा, ये किसके बराबर है, अपना t² के बराबर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये वाली जो टर्म है ये तो हो जाएगी अपना 0। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2r कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो आगे वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी थीटा। तो यहाँ अपने पास में आ जाएगा 2t dt। बोथ साइड देखिए दो से दो भी कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास में फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टी डी टी अपॉन स्मॉल r बाई इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा डी थीटा है, उसकी जगह तो हमारा आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम और थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में फाइनली क्या वैल्यू आने वाली है, तो इधर अपना आ जाएगा डी ई इक्वल्स टू, यहाँ अपने पास में आ जाएगा जी m/2, फिर यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, तो ये अपने पास में है टी डी टी अपॉन r। ठीक है, यहाँ अपने पास में टर्म आ रही है r - r कोस थीटा, ये वाली r - r कोस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है t²। तो t² की पावर 3/2 करोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, t³ आ जाएगा ना। अब अपने पास यहाँ r - r कोस थीटा है, तो इसको भी हमें खत्म करना पड़ेगा ना, तो इसे भी हम यहाँ से खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अभी कैपिटल R कोस थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये वाली जो टर्म है वो भी अपनों ने मानी है। तो किस तरह से सोल्व करोगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर r² को प्लस और माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर r² एक बार मैं जोड़ दूँ और एक बार घटा दूँ। तो एक बार जोड़ने पर हमारे पास में जो यहाँ पर r² आ रहा है, मैं उसको क्या लिख देता हूँ, 2r² कर देता हूँ, और यहाँ पर अपने पास में माइनस r² है, मैं इसको यहाँ लिख दूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यानी कि हमने इस टर्म में एक बार r² जोड़ा है और एक बार घटाया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, r² माइनस r² प्लस, यहाँ से मैं क्या है 2r है उसको कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 स्मॉल r को कॉमन लेने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, r - r कोस थीटा आ जाएगा। ये किसके बराबर है, अपना t² के बराबर है ना। अब अपने को ये वाली टर्म है इसी को तो फाइंड करना है, तो बाकी वाली टर्म है उसको बराबर के इधर वाली तरफ ले आएंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, r - r कोस थीटा और साथ में क्या है 2r, और ये वाली इधर टर्म क्या हो जाएगी, t² प्लस स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। अब ठीक है, और ये 2r है इसको भी मैं इधर नीचे ले आता हूँ, ये मैं नीचे लेकर आ गया। तो अपने पास में r - r कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, t² प्लस r² माइनस कैपिटल R² अपॉन 2r। ये वाली टर्म है मैं यहाँ इंटीग्रेशन में यहाँ रख देता हूँ, तो अपने पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर जो करता है उससे पहले काट के इस टर्म को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ये वो जो t है यहाँ इससे कटेगा तो अपने पास में क्या आएगा, t² आएगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या टर्म आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी एम। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 है वो मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
साथ में ये वाला r इस r से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास में आ गया आर स्क्र, कैपिटल R, फिर आ जाएगा अपने पास में टी स्क्र, और फिर अपने पास में आ जाएगा टी स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस आर स्क्र, और साथ में आ जाएगा डी टी। यहाँ लिमिट पुट करते हैं और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, हमारा ई वेरी करेगा 0 से ई के लिए, और टी है, टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए ये हमारा स्फीयर है और हमारा जो पॉइंट पी है वो कहाँ है, सरफेस के आउटसाइड किसी स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर, है ना। तो जब हम स्फीयर के इधर वाले पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि इस रिंग के रिस्पेक्ट के अंदर हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो पॉइंट पी है वो यहाँ हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि सरफेस के कितना नज़दीक आ सकता है वो यहीं होगा, और दूसरी साइड सरफेस के कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो अगर इस वाले पॉइंट की अगर हम लिमिट देखें तो ये किसके बराबर होगी, हमारा जो रेडियस है वो किसके बराबर है, आपको कैपिटल आर के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो अपना आ जाएगा आर माइनस आर के बराबर, आएगा ना, आर माइनस आर के बराबर। जबकि ये वाला जो पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, ये हमारा आ जाएगा आर प्लस आर के बराबर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस है तो ये अपनी हो जाएगी आर प्लस आर के बराबर। तो अपनी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, लिमिट हमारी वेरी करेगी आर माइनस आर से आर प्लस आर के लिए, ठीक है ना। तो अब जरा बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, लेफ्ट साइड के अंदर हमारा आ जाएगा डी ई का इंटीग्रेट करेंगे तो ई आ जाएगा, इधर वाली साइड अपने पास में आ जाएगा जी एम अपॉन 4r²r। अब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं। इस तरह से देखिए टी स्क्र का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाँ टी स्क्र से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है ना। तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू जी एम अपॉन 4r²r। अब यहाँ देखिए इसका वन का यानी कि डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एक तो आ जाएगी ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ आर माइनस आर, साथ में आ जाएगा आर प्लस आर डी टी, प्लस यहाँ पर आर स्केयर माइनस आर स्केयर है, ये कांस्टेंट संख्या है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और टी स्केयर है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो टी की पावर -2 डी टी हो जाएगा, साथ में लिमिट आ जाएगी आर माइनस आर और ऊपर आ जाएगा आर प्लस आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब डी टी का यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा टी आ जाएगा। टी के अंदर जब लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहले ऊपर वाली आएगी आर प्लस आर माइनस ऑफ आर प्लस आर, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा 2r आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 2r के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2r आ गया, प्लस ये अपना आ जाएगा आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब टी की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, टी की पावर -1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -2 + 1 यानी कि -1 आएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1/t, माइनस ऑफ 1/t, और लिमिट हमें पुट करनी है कहाँ से कहाँ तक, r माइनस आर और साथ में आ जाएगा r प्लस आर, ठीक है। तो इस वाली टर्म को एक बार अलग से मैं सोल्व कर देता हूँ ताकि ज़्यादा स्टेप ना लिखने पड़े अपने को। तो यहाँ पर देखिए लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास में पहले ऊपर वाली रखेंगे तो माइनस आर प्लस आर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर माइनस आर, इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा आर स्केयर माइनस आर स्केयर, और ऊपर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस आर, और इसको इधर लेके जाएंगे प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से जो करता है उसको काटा तो अपने पास फिर अपने आ गया 2r अपॉन आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी टर्म की रखेंगे तो ये देखिए ये वाली आर स्केयर माइनस आर स्केयर इस आर स्केयर से कटेगा ना, मैं एक बार रख के दिखाता हूँ आपको किस तरह इसकी लिमिट की वैल्यू रखी तो अपने पास में क्या आ गया 2r अपॉन आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ठीक है ना। तो यहाँ से आर स्केयर माइनस आर स्केयर है वो इसके साथ कटा, और ये वाला जो 2r है और ये वाला जो 2r है ये आपस में ऐड होकर क्या आ जाएगा 4r हो जाएगा, जो कि यहाँ बाहर जो 4r है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास फाइनली ई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी एम अपॉन स्मॉल आर स्केयर, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, जब हमारा जो पॉइंट पी है वो हमारे स्फीयर के आउटसाइड हो। तो इसको थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकली और समझा देता हूँ आपको कि ये आपका स्फीयर है और इसके आउटसाइड किसी आर दूरी के ऊपर हमारा जो पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो सेम वैसी ही आ रही है जैसी हमने एक पॉइंट मास के लिए मानी थी। आपने लास्ट वाली वीडियो तो देखी होगी, उसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट मास है m, उसकी वजह से किसी r दूरी पर स्थित कोई भी एक पॉइंट p है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि किसी भी स्फेयर के अगर आउटसाइड हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हम स्फेयर को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा जो पॉइंट P है वो इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर हो, सरफेस पे होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ सरफेस के लिए
हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ पर मौजूद होगा। तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो R है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहोगे कैपिटल R के बराबर आ जाएगी ना? तो उस कंडीशन के लिए हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? E=gm/r² के बराबर। ये किसके बराबर है? जब हमारा जो पॉइंट P है वो सरफेस के ऊपर हो, सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, यानी कि R=R की कंडीशन में है। तो ये सेकंड कंडीशन भी आपको याद रखनी है। थर्ड हम बात करते हैं जब हमारा जो पॉइंट P है वो स्फीयर के इनसाइड हो, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो इसके लिए दोस्तों हम फिर से ऊपर वाली इक्वेशन की ओर चलते हैं और इस इक्वेशन के अंदर हमारी लिमिट है वो रखते हैं जब हमारा जो पॉइंट P है वो सरफेस के इनसाइड हो। ठीक है, पहले बताइए हमारा जो DE की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? हम कहेंगे 0 से E के लिए वेरी करेगी। अब जरा बताइए T की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होने वाली है? तो देखिए ये वाली जो दूरी है वो हमें दे रखी है R, ठीक है, रेडियस है वो हमारे पास में कितनी है? रेडियस हमारे पास में कैपिटल R है। तो एक तो लोअर लिमिट इसकी रहेगी रिंग की, ये वाली लोअर यही रहेगी ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे R-R के बराबर रहेगी। और इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट यानी कि इस पॉइंट P की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? आप कहोगे ये वाली वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकती है। तो ये किसके बराबर होगी? आप कहोगे R+R के बराबर हो सकती है। तो इसकी जो लोअर और अपर लिमिट क्या आ जाएगी? R-R से R+R तक हो सकती है, ठीक है ना? तो ये वाली वैल्यू रखकर हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? इधर वाली साइड तो E आ जाएगा एंड ये वाली वैल्यू आ जाएगी gm/4r²r, ठीक है। अब 1 का हम करेंगे इंटीग्रेट तो अपने पास में आएगा T आएगा और T के अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? R+R माइनस ऑफ R+R, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, प्लस अब जब R² माइनस R² अपॉन T² का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आई थी? अपने पास ये आई थी ना, -1/t आई थी, 1/t आई थी ना। तो यहाँ पर मैं फिर से वैल्यू पुट कर देता हूँ R² माइनस R² और यहाँ पर अपना था 1/t और यहाँ पर अपने को लिमिट पुट करनी है R-R और ऊपर R+R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो जरा मुझे बताइए अब क्या आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पर अपना आया gm/4r² और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? देखिए इस R से ये कैंसिल आउट हो रहा है तो अपने पास बचा 2r प्लस यहाँ पर R² माइनस R² ये यहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिमिट है वो पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट आएगी माइनस ऑफ R+R, फिर आ जाएगा प्लस 1/R-R, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी हम आगे सोल्व करेंगे। तो जरा बताइए यहाँ पर इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? नीचे अपना आ जाएगा R² माइनस R², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ यहाँ पर रखेंगे R-R, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? प्लस R+R। तो यहाँ पर -R+R करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपने पास 2R आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया 2R, ओके। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ इसकी जगह रखेंगे तो अपने पास में फाइनल क्या आ जाएगा? यहाँ वैल्यू पुट कीजिए जरा। तो इस R² माइनस R² को ऊपर वाले R² माइनस R² से कैंसल आउट करेंगे तो अपने पास में आएगा -1 और इस -1 को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा -2R। तो यहाँ से ये वाला जो 2R है वो भी इस 2R के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फीयर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी होलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 आने का ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपको जरा समझा देता हूँ। दोस्तों जब भी कोई पॉइंट P है वो स्फीयर के इनसाइड होगा उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड है वो किस तरह से लगेगा? तो यहाँ पर हमारा जो स्फीयर है वो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड मानिए, ठीक है। एक तो पॉइंट P के लेफ्ट साइड के अंदर है और एक पॉइंट P के राइट साइड के अंदर है। तो जो पॉइंट P के राइट साइड वाला जो पोर्शन होगा, राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो इस पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। और जो पोर्शन इस पॉइंट P के लेफ्ट साइड के अंदर है, ये लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा इस पॉइंट P पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो जितना फोर्स यहाँ पर राइट साइड के अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लेफ्ट साइड में लगेगा। तो उस वजह से क्या होगा? यहाँ पर जो नेट जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी एक होलो स्फीयर है और उसके इनसाइड कोई भी पॉइंट P है, इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा 0 रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप ग्राफ बनाना और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जब हमारा जो पॉइंट P है वो
स्फीयर के इनसाइड हो, यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, आर है वो लेस देन आर होगा। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के सरफेस पर हो, सरफेस पर होगा तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे कि आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। थर्ड कंडीशन कौन सी है, जब हमारा पॉइंट पी है इस स्फीयर के आउटसाइड हो, तो आउटसाइड है उस कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे कि आर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे, कैपिटल आर से। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो ग्राफ है वो किसके मध्य बनेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई और आर के मध्य बनेगा। ठीक है। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो इसी वजह से इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट्स कौन सा होगा, जब हमारा आर है उसकी वैल्यू लेस देन हो कैपिटल आर से। सेकेंड जो टर्म कौन सी होगी, जब आर है वो इक्वल टू हो कैपिटल आर के। और जो थर्ड कंडीशन होगी आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो हमारा जो पहला जो पोर्शन है उस पोर्शन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर पहले वाले पोर्शन के लिए ग्राफ क्या बनेगा, 0, यानी कि इस तरह से बनेगा। ठीक है। फिर जब r इक्वल टू आर हो जाएगा तब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अपनी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। परंतु ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों, क्योंकि r भी फिक्स है और g और m भी फिक्स है। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर आएगा अपने पास में, और वो नंबर किसके बराबर आएगा, अपना जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आएगा। और ये किसके लिए आएगा, ये आएगा हमारा जब हमारा पॉइंट P है वो स्फीयर के सरफेस पर मौजूद हो। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। फिर उसके बाद में ग्राफ कैसे बनेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके आगे के ग्राफ के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ई इक्वल टू किसके बराबर है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जी एम तो है कांस्टेंट, तो ई किसके समानुपाती है, ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप कहोगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने हमने सीखे हैं। तो इस वाले पोर्शन के लिए हमारा क्या रहा है, ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ग्राफ है वो हमें बनाना है। तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है। तो इसमें भी हम इसके तीनों पार्ट्स सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के आउटसाइड हो। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे स्फीयर के सरफेस पर हो। और थर्ड कंडीशन हम देखेंगे जब हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के इनसाइड हो। ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है कैपिटल आर। इस सॉलिड स्फीयर से किसी दूरी स्मॉल आर पर कोई एक पॉइंट पी है जिस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अभी होलो स्फीयर के केस में हमने देखा कि जब भी पॉइंट पी है उस स्फीयर के आउटसाइड होता है, तब हम क्या करेंगे, उस स्फीयर को एक पॉइंट मास मानकर भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सॉलिड स्फीयर होगा और उसके भी आउटसाइड कोई पॉइंट पी होगा, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास मानकर ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पी के लिए जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब क्या हो, जब पॉइंट पी है वो हमारे स्फीयर के सरफेस पर मौजूद हो, सरफेस पे मौजूद होगा, उस कंडीशन के लिए क्या होगा, आर इक्वल टू आर होगा। ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया सोल्व। सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पी के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। तो अब जरा बात करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जब हमारा जो पॉइंट पी है वो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। सॉलिड स्फीयर में जिस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट के नीचे और ऊपर दो स्फीयर हमारे पास में बन रहे हैं। एक तो ये देखिए ऊपर वाली कंडीशन के लिए ये वाला स्फीयर बनेगा, और नीचे वाली कंडीशन के लिए ये वाला स्फीयर बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट पी है वो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है। ये एक तरह से आपको एक होलो स्फीयर की तरह ही तो दिख रहा है, जिसमें उसकी बस केविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है ना। एक तरह का होलो स्फीयर ही तो दिख रहा है। तो इस होलो स्फीयर के लिए हम जानते हैं इनसाइड किसी भी पॉइंट के लिए
हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है ना। जबकि हमारा जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के लिए आप देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर स्थित कोई पॉइंट P है, उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है? और जो कि किसके बराबर होता है? ये हम जानते हैं बराबर होता है G। अब इसका मास कितना है? मान लेते हैं m डैश, G m डैश, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? r है, तो इसको कहेंगे r स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर जो नेट अपना पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसकी वजह से तो आ गई 0, प्लस ये आ गई अपनी जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब हमारे पास में एम डैश की वैल्यू क्या है वो तो पता नहीं है, तो इसको तो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से फाइंड करोगे? तो देखिए, जब हमारे पास में पूरा सॉलिड स्फीयर था, इसका मास कितना था? आप कहोगे कैपिटल एम, और इसका वॉल्यूम किसके बराबर है? आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? आर है, ठीक है? और ये वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब, इस वॉल्यूम पर मास कितना है? आप कहोगे एम, तो इसका जो यूनिट वॉल्यूम है उस पर मास कितना होगा? आप कहोगे एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो जरा मुझे बताओ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इस वॉल्यूम पर मास कितना होगा? तो हम कहेंगे इस पर मास अपना आ जाएगा, इस पर मास अपना आएगा m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर आ जाएगा? m डैश के बराबर आ जाएगा। तो जो करता है उसको हम काटते हैं, तो ये वाली टर्म तो गई कट, तो यहाँ से m डैश की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? m आर क्यूब अपॉन आर क्यूब के बराबर, ठीक है ना। तो इस m डैश की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे हम, तो हमारा जो ई नेट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जी एम आर क्यूब अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर, और साथ में आएगा कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। जो कटेगा उसको फिर से काटेंगे, ये आर स्क्वायर कटा तो यहाँ आर ही बचेगा अपने पास में। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी जी एम आर अपॉन आर क्यूब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो अपने पास में आ गया है। अब जरा इसका ग्राफ बनाना और सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब हमारा पॉइंट P है सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड था, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड था किसी पॉइंट P के लिए, तब अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। जब सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे था, यानी कि जब अपना r इक्वस टू आर था, तो उस कंडीशन के लिए हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था। हमारी जो थर्ड कंडीशन, यानी कि जब हमारा पॉइंट P है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड था किसी r दूरी पर, यानी कि r लेस देन कैपिटल R, उस कंडीशन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? जी एम आर अपॉन आर क्यूब के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हमारा ग्राफ किन किन के मध्य बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा E और R के मध्य, जहाँ E है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और R है हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से हमारा जो पॉइंट P है उसकी दूरी। तो इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट्स रहेगा उसमें हमारा जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो कैपिटल R से कम होगी। सेकेंड जो पोर्शन होगा उसमें R इक्वल टू R रहेगी। थर्ड जो पोर्शन होगा उसमें R ग्रेटर देन कैपिटल R होगी, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, जो फर्स्ट पोर्शन है यानी कि R लेस देन कैपिटल R है, उस कंडीशन के लिए अपना E और R में क्या रिलेशन है? तो इससे बताओ जरा क्या कंडीशन, क्या रिलेशन है? आप कहोगे E है, देखिए जी एम अपॉन आर क्यूब, ये तो है कांस्टेंट नंबर, क्या आएगा? E समानुपाती R आएगा, आएगा ना। तो E समानुपाती R के लिए ग्राफ वो कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेकेंड पोर्शन हम देखते हैं, जब r इक्वस टू आर है, तो r इक्वस टू आर के लिए यहाँ पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है तो इसकी वैल्यू है वो भी फिक्स आएगी ना इसकी वैल्यू इस पॉइंट के लिए, और वो किसके बराबर होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब जब r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन के लिए हमारा E है वो किसके बराबर होगा? यहाँ से देखिए रिलेशन क्या आता है, उसके लिए आएगा ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ई समानुपाती 1/r स्क्वायर के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन है आईआईटी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ईयर कौन सा है वो मुझे याद नहीं है, परंतु आईआईटी में एक बार पूछा गया है। तो इस तरह से डायरेक्ट है वो आपसे क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, हमें सिर्फ अपने जो कंसेप्ट है उनको याद रखना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को आप और अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारे पास में 3 सकेंद्रीय गोले हैं, ठीक है। उन गोलों की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है A, B एंड C, और उनका मास हमें दे रखा है कैपिटल M।
हमें पॉइंट 1, 2 एंड 3 पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट 1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए। हमारे पास में है 3 स्फीयर, एक की रेडियस है ए, दूसरे की रेडियस है अपने पास में बी और तीसरे की रेडियस है अपने पास सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तीनों जो अपने स्फीयर हैं उनके मास कितने हैं, आप कहोगे एम है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए फर्स्ट स्फीयर है उसके लिए पॉइंट 1 है वो कहाँ मौजूद है, आप कहोगे यहाँ पर। जबकि बी और सी जो स्फीयर है उनके लिए पॉइंट 1 कहाँ है, आप कहोगे उनके इनसाइड है। इनसाइड है ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्फीयर है उसके लिए अपना जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगा, आप कहोगे उसकी वैल्यू बराबर आएगी जी एम अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यही होती है। हम बात करते हैं बी और सी स्फीयर के लिए, तो उनके लिए क्या वैल्यू आएगी, उनके लिए वैल्यू आएगी 0। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी अपना होलो स्फीयर है उसके इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो जरा मुझे बताइए कि E1 यानी कि 1 पॉइंट के ऊपर जो नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे उसकी नेट वैल्यू बराबर आएगी जी एम अपॉन ए स्क्वायर के बराबर होगी। होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो स्फीयर ए है उसके लिए जो पॉइंट 2 है वो कहाँ मौजूद होगा, पॉइंट 2 है वो किसी बी दूरी पर मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो स्फीयर बी है उसके लिए पॉइंट 2 कहाँ मौजूद होगा, वो उसके सरफेस पे होगा। जबकि हमारा जो स्फीयर सी है उसके लिए पॉइंट 2 कहाँ होगा, उसके इनसाइड कहीं होगा। होगा ना, तो सबसे पहले इस वाले स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, आप कहोगे जी एम अपॉन बी स्क्वायर के बराबर होगी। इस वाले स्फीयर के लिए क्या है, क्योंकि ये सरफेस पर है तो इसके लिए वैल्यू आएगी जी एम अपॉन किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर। अब थर्ड वाला स्फीयर है उसके अभी भी इनसाइड है तो इसके लिए वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। आएगी ना, तो नेट किसके बराबर आ जाएगा, 2gm अपॉन बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा ना, तो दोस्तों थर्ड पॉइंट है वो ए बी और सी के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ मौजूद होंगे। तो ए के लिए वो मौजूद होगा किसी सी दूरी के ऊपर पॉइंट पी, होगा ना। इसी प्रकार से बी के लिए कहाँ होगा, बी के लिए भी सेम सी दूरी के ऊपर होगा पॉइंट 3। इसी प्रकार से सी के लिए वो कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। होगा ना, तो यहाँ पर तीनों की वजह से अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्फीयर के लिए बात करें तो इसके लिए वैल्यू आएगी जी एम अपॉन सी स्क्वायर। इसके लिए भी कितनी वैल्यू होगी, जी एम अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ जो थर्ड वाला है उसके सरफेस पर है तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन सी स्क्वायर। तो नेट अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 3gm अपॉन सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है एक होलोस्फीयर जिसका मास है m और उसकी रेडियस है r। ठीक है, होलोस्फीयर यानी कि गोलीय कोष। इस होलोस्फीयर में से एक डीएम मास का कोई एक टुकड़ा है, एक पोर्शन है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इस पोर्शन को हटाने के बाद इस अपना जो होलोस्फीयर है उसके सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब दोस्तों जरा याद कीजिए जब हम होलोस्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि उस पॉइंट के ऊपर इधर वाले पोर्शन की वजह से जितना ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है उतना ही फील्ड इधर वाले पोर्शन की वजह से लगेगा, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 हो जाएगा। उसी वजह से किसी भी अपना होलोस्फीयर है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है ना। तो यहाँ भी हमारा जो स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर का जो बाकी का जितना भी पोर्शन होगा ये वाला, तो इनकी वजह से सेंटर के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा उतना ही इधर वाले पोर्शन की वजह से लगेगा। लगेगा ना, तो वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। परंतु यहाँ पर जो एक डीएम मास है उस डीएम मास के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक डीएम पोर्शन और होगा। होगा ना, उस डीएम पोर्शन की वजह से यहाँ पर सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा। लगेगा ना, परंतु यहाँ वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है वो तो खाली है। खाली है ना, तो इधर वाले जो पोर्शन की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड लगना चाहिए था वो यहाँ नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, क्योंकि पोर्शन तो खाली है। तो इस वजह से क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर कौन ग्रेविटेशन फील्ड लगाएगा, सिर्फ इधर वाला जो डीएम मास है वही लगाएगा। लगाएगा ना, तो अब जरा मुझे बताओ ये प्रॉब्लम कैसी लग रही है आपको कि एक डीएम मास है। ठीक है, उस डीएम मास से किसी आर दूरी पर, क्योंकि सेंटर से इस डीएम मास की दूरी कितनी है, आप कहोगे आर है। तो इस डीएम मास की सेंटर से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप
आँख बंद करके कह सकते हो GDM/R² के बराबर होगी। तो यही तो अपना आंसर है। ठीक। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें में हमें एक होलो हेमिस्फीयर दे रखा है। इस होलो हेमिस्फीयर का जो मास है वो है कैपिटल M और उसकी रेडियस है कैपिटल R। हमें इस होलो हेमिस्फीयर के सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करोगे? दोस्तों हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर होलो हेमिस्फीयर की जगह पूरा हेमिस्फीयर होता, यहाँ पर एक पूरा हेमिस्फीयर होता, तो उस कंडीशन में इस सेंटर के ऊपर यानी कि इस पॉइंट P के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो आती। आती ना? और वो किस कारण से आती? क्योंकि जितना इधर वाले जो पोर्शन है उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगती, उतनी ही इधर वाले पोर्शन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगती। तो रिजल्टेंट क्या होता? इस पॉइंट P पर दोनों तरफ से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, तो वो जीरो आ जाती। आ जाती ना? परंतु यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक पोर्शन है वो है ही नहीं। है नहीं ना? तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा पोर्शन लगाएगा? सिर्फ इधर वाला एक ही पोर्शन लगाएगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? मास की तरफ होगी। जो आपको ग्रीन एरो से शो कर रही है वही होगी। होगी ना? तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? हमने पढ़ा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? Gm/R² के बराबर होती है। होती है ना? तो यहाँ पर जो हमने m लिया था वो किसके लिए लिया था? हमने m लिया था हमारे पूरे स्फीयर के लिए लिया था। पूरे स्फीयर के लिए लिया था ना? परंतु यहाँ पर तो हमारा क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर है ना? तो हेमिस्फीयर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो मास जो बच रहा है वो किसके बराबर आएगा? m/2 के बराबर होगा। m/2 के बराबर होगा ना? तो यहाँ पर अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आनी चाहिए इस हेमिस्फीयर की वजह से? ये आनी चाहिए अपना E=Gm/2R² के बराबर आनी चाहिए। ठीक है? तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कभी इसके ऊपर हम पूरी डेरिवेशन करवा कर इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।